गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था और आज हम सेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं, यानी कि कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत मतलब कि कोशिका कैसे बनती है, क्या होती है, क्या नहीं होती, वो सब कोशिका सिद्धांत में आते हैं। जो कोशिका सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक है, यानी कि जो बताया था सेल थ्योरी के बारे में, वो थे स्लाइडेन व स्वान। इन्होंने बताया था सेल थ्योरी के बारे में और इन्होंने जो समर्थक थे वो थे रुडोल्फ विर्चो। ओके, जो रुडोल्फ विर्चो है, इनका जो कथन था वो था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि कथन क्या था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये जो कथन था ये था लैटिन भाषा में। इस कथन का अर्थ होता है नई सेल का पुरानी सेल में बनती है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कथन का अर्थ होता है नई जो सेल है वो जो पुरानी सेल है उसी से बनती है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवों के शरीर संरचनात्मक व क्रियात्मक अर्थात आधारभूत इकाई है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जीवों की जो शरीर है वो संरचनात्मक व क्रियात्मक अर्थात आधारभूत इकाई है। जीवों का शरीर कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बना होता है और जो कोशिका में जो आनुवांशिक गुण सम्मिलित होते हैं, यानी कोशिका के जो डीएनए वगैरह होते हैं उनमें क्या होते हैं, आनुवांशिक गुण सम्मिलित होते हैं। अपवाद के रूप में होता है विषाणु, वायरस हो सकते हैं, प्रियोन्स हो सकते हैं, वायरॉइड्स होते हैं। ये जो वायरस है, प्रियोन्स है, इनमें क्या नहीं होता, आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी कि जो सेल है वो कैसे कैसे डिवाइड होती है। सेल में क्या क्या होता है, सबसे बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल के अंदर पूरा पार्ट होता है ना, उसको सारे पार्ट को क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लास्ट। अब जो ये प्रोटोप्लास्ट यानी पूरा अंदर का पार्ट, ये भी डिवाइड होता है। कैसे होता है, जैसे सेल वॉल के बाद में क्या आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो द्रव बचता है उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये भी दो भाग में डिवाइड होता है। एक तो साइटोप्लाज्म, जो प्लाज्म जो कोशिका द्रव्य होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो एक तो केंद्रक हो गया और चारों तरफ उसके जो द्रव्य वो साइटोप्लाज्म हो गया। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गन होते हैं, कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गन। इसमें क्या होते हैं, कोशिकांग। ये कंपोनेंट ऑफ सेल्स है, यानी सेल किस किस से मिलकर बनी होती है। सेल के सबसे बाहर क्या होती है, कोशिका, सेल वॉल होती है। सबसे बाहर क्या होती है, सेल वॉल। फिर इसके अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। फिर ये जो पूरा द्रव है ये हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, ये तो हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। तो हमने जो पढ़ा उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, सेल वॉल, फिर इसके अंदर आ गई सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है ना इसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, लेकिन प्रोटोप्लाज्म में भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से में होता है, एक तो साइटोप्लाज्म में और एक न्यूक्लियस में। तो अपन समझ लेते हैं कि ये तो क्या है, न्यूक्लियस है, और ये जो बाकी का पार्ट है ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म।
ओके। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गन्स। ओके। जो सेल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो भी डिवाइड होते हैं। कैसे? मतलब सेल ऑर्गन्स कैसे कैसे हो सकते हैं? सेल ऑर्गन्स होते हैं एक झिल्ली, दोहरी झिल्ली या फिर झिल्ली रहित। यानी जिन सेल ऑर्गन्स में झिल्ली नहीं है वो तो होते झिल्ली रहित ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, सेंट्रोसोम आदि। दोहरी झिल्ली वाले कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या हो गए? दोहरी झिल्ली वाले। इन पे दो झिल्लियां पाई जाती है। और एक झिल्ली वाली बाकी बची जो क्या है? एक झिल्ली। उसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि गोल्जी काय आ गया, लाइसोसोम आ गया, रिक्तिकाएं आ गई, सूक्ष्म काय आ गई। ये सब क्या होते हैं? एकल झिल्ली वाले हुए। तो इनकी मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। सेल ऑर्गन्स, जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उसमें होते हैं सबसे पहले एकल झिल्ली वाले। एकल झिल्ली वाले कौन कौन से होते हैं? गोल्जी काय हो गए, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, लाइसोसोम हो गया, रिक्तिकाएं हो गए, सूक्ष्मकाय हो गए। माइक्रोबॉडीज के अंदर तीन टाइप्स होते हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, स्फिरोसोम। एक तो हो गया एकल झिल्ली, दूसरा है दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली में क्या आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और क्लोरोप्लास्ट आ गया। ओनली दो ही ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें क्या रहती है? दोहरी झिल्ली रहती है। इसके अलावा झिल्ली रहित आता है। झिल्ली रहित में क्या क्या आते हैं? राइबोसोम और सेंट्रोसोम। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो इसके बाद में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सेल वॉल। क्या पढ़ेंगे आज अपन? सेल वॉल। क्योंकि अपनी सेल वॉल आज कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ये थोड़ा बड़ा वाला पोर्शन है, तो इसको अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। तो सेल वॉल में क्या क्या होते हैं? पहले तो ये देखते हैं कि सेल वॉल किस में होती है और किस में नहीं होती है। सेल वॉल किस में होती है? पादपों में होती है, बैक्टीरिया में होती है और कवक में भी होती है। किस में नहीं होती? जंतुओं में नहीं होती। जंतुओं में नहीं होती। और माइकोप्लाज्म होता है उसमें भी नहीं होती, यानी इनमें तो एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। समझ गए? इसके अलावा कोशिका भित्ति की 3 परतें होती है। यानी जो सेल वॉल है इस पे भी 3 परतें होती है। पहली कौन सी है? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। दूसरी कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। और तीसरी है सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे कि देखो ये 2 कोशिकाएं है ना, अब इसकी सेल वॉल अपन भित्ति देखेंगे तो ये जो सबसे बीच में ना, ये तो हो गया मिडल लैमेला। ये जो साइडों में रह गई ये दोनों क्या है? प्राइमरी। और ये क्या है? सेकेंडरी। समझ रहे हो? जो मतलब कोशिका के पास में है ना वो तो सेकेंडरी, और जो कोशिका से दूर है वो वाली है मिडल लैमेला। कहीं आप इसको तो मिडल लैमेला समझो और इसको सेकेंडरी, तो वो चीज है, इसलिए मैं ये समझा रही हूँ आपको। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म है ना, उनके पादपों में तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जो जाइलिन की बनी होती है। जिम्नोस्पर्म के पादपों में तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, यानी कि 1 2 और उसमें एक और रहती है। तो ये सारा पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? सेल वॉल बनाते हैं। समझ गए? तो सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल मिडल लैमेला, प्राइमरी और सेकेंडरी होती है नॉर्मली तो। ओनली एक पादप है, यानी जिम्नोस्पर्म के पादप है, उनमें तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो सेल वॉल समझ में आया? मतलब हमने समझ लिया क्या है क्या नहीं। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं? ये काम कुछ नहीं करते, ये मृत होती है। वैसे तो जीवित तो होती नहीं, मृत होती है। और ये बस सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है कोशिका को। सेल को क्या प्रदान करती है? तो इसके कार्य में आ जाएगा ये, मृत होती है और सुरक्षात्मक आवरण देती है। ओके, सुरक्षात्मक आवरण देती है। अब अपन देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। अपन को क्या पढ़ना है? इसका निर्माण। निर्माण में देखते हैं जो कोशिका का भित्ति का निर्माण है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं अपन? सेल वॉल की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ओके,
जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है ना वो कैसे होता है, सबसे पहले कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में प्रारंभ होता है। यानी कि जो सेल साइकिल होता है ना उसकी जो टीलोफेज अवस्था है, कौन सी, टीलोफेज अवस्था। यानी कि सेल वॉल का जो निर्माण होता है ना वो टीलोफेज से स्टार्ट होता है। ये कोशिका पट्टिका द्वारा बनती है, कोशिका पट्टिका द्वारा ये बनती है। टीलोफेज की जो अंतिम अवस्था में गोलजिकाएं अंतर्प्रदेवी जालिका मिलकर एक प्लेट यानी पट्टिका बनाती है जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। जो टीलोफेज लास्ट स्टेज में आती है ना, टीलोफेज जब लास्ट स्टेज में होती है तो क्या क्या होते हैं, गोलजिकाएं अंतर्प्रदेवी जालिका ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक पट्टिका बना लेती है जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट का जो मुख्य घटक है वो गोलजिकाएं होता है। इसका जो मुख्य घटक है वो कौन सा होता है, गोलजिकाएं। यानी कि अगर अपन सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किससे बनती है, तो सेल वॉल किससे बनती है तो अपन बात करेंगे तो वो हो गया गोलजिकाएं से। फ्रेगमोप्लास्ट से कोशिका पट्टिका बनती है जिस पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का जमाव होने से मध्य पट्टिका बनती है। पहले एक पट्टिका बनेगी, उस पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का जमाव होएगा तो ये क्या बन जाती है, मिडल लैमेली। समझ गए, यानी मध्य पट्टिका बन जाती है। और मध्य पट्टिका फिर प्राथमिक और सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है। इस तरीके से अपन देखते हैं कि सेल वॉल का निर्माण कैसे होता है। अगर अपन मध्य पट्टिका के बारे में बात करें, किसके बारे में, इस मिडल लैमेला के बारे में बात करें तो ये बहुकोशिकीय पादप जीवों में कोशिका की बाहरी परत होती है। जो बहुकोशिकीय जीव है ना उसमें बाहरी परत होती है, ये सबसे बाहरी परत। फलों में मध्य पट्टिका घुल जाती है। जो फल होते हैं उसमें मिडल लैमेला क्या हो जाती है, घुल जाती है। घुल जाती है। फल पकने पर फल की सेल वॉल मुलायम हो जाती है। सेल वॉल किस किस से इसका संगठन देखें, यानी कि कंपोनेंट्स देखें अपन इसमें तो क्या क्या होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और पेक्टिन होता है। इन सब से मिलकर क्या बनती है, सेल वॉल की मिडल लैमेला। किसका संगठन नहीं है, मिडल लैमेली के। अगर अपन प्राथमिक प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है, पतली लचीली कोमल परत होती है। ये बहुत ही पतली होती है, लचीली होती है और कोमल परत होती है। ये एक परती होती है, यानी एक परत ही होती है ओनली। जो प्राइमरी सेल वॉल है ना उसकी केवल एक ही परत होती है। इसमें जो संगठन होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ओके। और इसके अलावा क्या होता है, पेक्टिन। समझ गए, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, ये एक स्तरीय एक परतीय और ये 3 स्तरीय परत है, ठीक है। इसका जो संगठन है उसमें लिग्निन भी आ जाता है, यानी ये सब तो होते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये भी होता है और इसमें लिग्निन आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें, लिग्निन आ जाता है, पेक्टिन आ जाता है और सुबेरिन आ जाता है। ऐसे मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें भर जाती है। तो प्रत्यास्थता की बात प्राथमिक भित्ति की तुलना में कम होती है। देखिए जैसे ये पतली लचीली थी ना,
ये लचीली थी, तो उसकी तुलना में सेकेंडरी सेल वॉल कम लचीली होती है और इसके बाद में ये बनती है, ये तो अपन को पता ही है। जो विभज्योतक कोशिकाएं, इसमें द्वितीय कोशिका भी अनुपस्थित होती है। जो विभज्योतक कोशिकाएं होती है ना, मेरिस्टेम सेल, ये अपन आगे पढ़ेंगे। कौन सी की बात कर रही हूँ? मेरिस्टेम सेल। इसको आप नोट में लिख सकते हो, नोट लिखते हैं ना, यानी जो क्वेश्चन ऐसे उठ के आ जाते हैं। अपन नॉर्मली ये सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ नोट मतलब जो कह सकते हैं कि डिफरेंट होते हैं, उनके बारे में अपन नोट में लिखते हैं। तो जो मेरिस्टेम सेल है ना, उसमें जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। समझ गए? ये एब्सेंट का साइन है। तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ये अपनी सेल वॉल कंप्लीट होती है आज। आखिरकार अपन ने सेल वॉल पढ़ ही ली है। अभी तो इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, पर मोटा मोटा जो इसमें सेल वॉल में है, यानी कि कैसे बनती है, क्या क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस सो मच मुझे इतना झेलने के लिए। वैसे इसके क्वेश्चन भी करवाने थे, तो इसके क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, वरना ये क्लास लंबी हो जाएगी। थैंक यू गाइस सो मच।